कहानी का नाम है बदबू। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भांप लिया था। ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो, कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने का संकेत दिया। एक बड़े टब में घटिया किस्म का केरोसिन तेल रखा हुआ था। दोनों ने अपने हाथों को कोहनी भर उसमें डुबाकर मला। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनी कालिख धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हों। केरोसिन तेल की गंध के कारण उसका जी मचल उठा। इस खींच और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर 20 कारीगर घिरे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे और शेष मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर लग गईं। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन करने के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लाने के लिए बढ़ावा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। यह संकोच स्वाभाविक था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वालों को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में न थी। वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों में सुन चुका था, परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसने उन्हें नाक तक ले जाकर सूंघा। केरोसिन की गंध अभी छूटी नहीं थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी उसे वैसी ही गंध का आभास हुआ। फिर एक बार और साबुन जेब से निकालकर उसने हाथों से मलना शुरू कर दिया। घासी रस ले लेकर एक किस्सा सुनाने लगा और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बात सुनता रहा। घासी कहता है, एक गांव के मेहतर की लौंडिया थी। उसकी शादी हुई शहर में। जैसा तुम जानो, गांव के मेहतरों को तो कभी गंदा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नई नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ा के अपने खसम से कहा करे, बदबू आती है, मालिक क्या कहता। उसकी खातिर पेशा तो नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लग गई। साल 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड़ से बेटी से गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ऐ अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम होती। ये सारा बात सुनकर नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगारों के थके चेहरे पर उसकी बात सुनकर हंसी खिलखिला गई। घासी ने फिर बात को स्पष्ट किया। ये भाई भी हाथ नाक पे ले जा के सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया। पहले पहल हम भी ऐसा ही सूंघा करे थे, पर अब तो ससुरा पता नहीं लगता। कितनी बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाँच कर रोटी खाने बैठ जाते हैं। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित न लगा। सभी के हंसी में उसने अपना योग भी दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी कैसे भला चैन से रह सकेगा, इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कपड़े बदलकर वह लाइन में जा लगा। इकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपना रोटी का खाली डब्बा खोलकर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्चर मजदूरों की छाती, कमर और जेबों को टटोलकर आगे बढ़ जाने का संकेत कर देता।
जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वाले लोगों को पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझलाहट हो रही थी। इसी झुंझलाहट में कभी कभी लोग पंक्ति में अपने से आगे वाले व्यक्ति को ठेल देते। बीच बीच में मोटा फोरमैन उनकी यह जल्दबाजी की कोई भद्दी अश्लील व्याख्या कर देता था। उसे फोरमैन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, फोरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो अब भी कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से फोरमैन की ओर देख रहा था, जैसा कि फोरमैन ने यह मजाक करके उन पर बड़ी कृपा कर दी हो। उसकी तलाशी देने की बारी आई। ठिंगरे सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छा गई थी कि वह हंस न सका। बड़े फाटक से पहले फिर इकहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन यह देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघे बिना ना चला जाए। अन्य सभी मजदूरों की भांति वह भी आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघकर बाहर चला गया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक कर कूदते हुए चले आ रहे थे। इस उछल कूद का प्रयोजन वह नहीं समझ पाया। गेट से बाहर निकलकर उससे अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो। क्या आफत बना रखी है, ये अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अनजाने में ही कहे गए ये शब्द साथ चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गए थे। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए नए आए हो ऐसा लगता है, पहले पहल ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले का शुक्र करो कि यहां काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का। बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहते थे, लेकिन उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा। उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई। वह चाल तेज कर आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहा जो वह दिन भर में देख सुन चुका था। घासी और उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आने पर वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को वैसे ही झुका देगा। कारखानों में यह उसका पहला दिन था। फिर एक एक कर कई दिन बीत गए, परंतु घुटन और अवसाद की छाया दिनों दिन बोझिल होती गई। शहर के बाहरी भाग में स्थित कारखाने की पहली सीटी पर प्रतिदिन कामगार लोग अपनी अपनी गृहस्थी छोड़कर हाथों में रोटी चबैना की पोटली या डिब्बा लटकाए अपनी सुध बुध खोकर तेज कदमों से कारखाने की ओर चले आते। दिन भर कारखानों की खटर पटर में मशीनों और औजारों से जूझकर थकी लस्त देह वालों का यह काफिला सांझ के धुंध में अपने घरों की ओर चल देता। सर्दी गर्मी बरसात में कभी भी इस क्रम में कोई बाधा न पड़ती। कारखाने में अपने अपने अड्डे पर काम करते हुए लोगों को हर रोज सुबह से शाम तक एक ही स्थान में उन्हीं चिर परिचित मुद्राओं में देखकर उसे ऐसा लगता जैसे वह वर्षों से उन्हें उसी स्थान पर इसी रूप में देखता आ रहा हो। इस नीरस जिंदगी में कोई हलचल हो भी जाती तो उसका प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता। तालाब के ठहरे हुए जल में
कंकड़ फेंक देने पर जिस तरह क्षणिक हलचल होती है, वह प्रतिक्रियाएं वहां किसी नई घटना की होती। 1-2 दिन तक कारखाने में उस घटना की चर्चा रहती और फिर सब कुछ पूर्ववत शांत हो जाता। साथ ही कामगारों के चेहरे पर असहनीय कष्टों और दैन्य की एक गहरी छाप थी, जो आपस की बातचीत या हंसी मजाक में क्षणों में भी स्पष्ट झलक पड़ती थी। किसी प्रकार की नवीनता के प्रति सबके मन में एक विचित्र शंका भाव जड़ जमाए बैठा रहता। शायद यही कारण था कि अचानक ही एक छोटी सी घटना के पश्चात उनके साथियों का व्यवहार उसके प्रति शंकालु हो गया था। यह घटना कुछ विशेष नहीं थी। उस दिन कारखाने में एक जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई यार, साला बुधवा सुलगती बीड़ी निकल गया। हम वहीं खड़े थे भाई, साहब ने मुंह खुलवाया, मुंह में बीड़ी नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए थे। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से जाकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस प्रकार चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर दी। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीजें पड़ी रहती है, किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपये दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब, आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है ना? सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गई जिधर से आवाज आई। साहब कुछ कहें इससे पहले वही व्यक्ति फिर बोला, अफसर साहबान तो सारे कारखाने में मुंह से सिगरेट दाबे घूमते रहते हैं। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उदंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है, हम देखेंगे। और जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहे हों। चीफ साहब का अपने चैम्बर की ओर धीरे से चल पड़े। भीड़ छंट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया था। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप में किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की। यद्यपि उनके व्यवहार और उनके बातों से उसे लगा जैसे उन्हें अच्छा लगा हो और वे उसके अधिक निकट आना चाहते हों। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया, सालों को शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बांधे ले जा रहे हैं, इसलिए यह उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। इनका बस चले तो ये गेट तक हमारी नागा साधुओं की सी बारात बनाकर भेजा करें। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। खीर खाए बामणी, फांसी चढ़े सेख, नहीं देखा तो यहां आकर देख। छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पहले वाले व्यक्ति ने आवेश में आकर कहा। चुप! दूसरे नौजवान ने फुसफुसाकर उसे टोक दिया। टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा था। तभी दोनों जवानों ने अपनी बीवियों के बारे में बातें शुरू कर दी। इस घटना के बाद कुछ लोगों की दबी दबी सहानुभूति
पा जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अंधेरे बंद तहखाने में प्रकाश की हल्की किरण का आसरा उसे मिल गया हो। पर सभी कामगारों की आंखों में सहानुभूति का यह भाव नहीं था। अनेकों सहकर्मी इसी घटना के पश्चात उसके प्रति रूखा व्यवहार करने लगे थे और कुछ ऐसी आंखें थीं जिनमें अचानक ही ईर्ष्या और उपेक्षा की भावना उभर आई थी। ऐसा ही एक जोड़ा आंखें एक दिन छुट्टी के बाद मार्ग में बहुत दूर तक उसका पीछा करती रही। उसे लगा जैसे साथ में चलने वाला वह व्यक्ति उससे कुछ कहने के लिए अकुला रहा है। उन दोनों के साथ साथ मजदूरों का झुंड हाथों में थैला या टिफिन का खाली डिब्बा लटकाए चला जा रहा था। एक नई उम्र के शरारती कारीगर बीरू ने अपने से आगे चलने वाले अधेड़ उम्र के लाल मणि के कुर्ते का पिछला हिस्सा उठाकर सिगरेट के खाली पैकेट में फंसा दिया था। पीछे चलने वाले भीड़ लाल मणि के कुर्ते की पूंछनुमा बनावट और इस संबंध में उसकी अज्ञानता का आनंद ले रही थी। तभी किसी ने उनके साथ चलने वाले आदमी को लक्ष्य करके आवाज दी, नेताजी, ओ नेताजी, जय राम जी की। साथ चलने वाले व्यक्ति की ईर्ष्यालु दृष्टि का रहस्य उसकी समझ में आ गया। उत्तर में नेता ने व्यंग्यपूर्ण स्वभाव में कहा, काहे शर्मिंदा करते हो भाई, अब तो कारखाने में बड़े बड़े नेता पैदा हो गए हैं, हम किस खेत की मूली हैं। जिस बात की आशंका उसे थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे के द्वार खोलकर उसे उनके सामने पहुंचा दिया। फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से उस स्टूल उठाकर उसके बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमी हो, ऐसी बातों में नहीं पड़ो, बाल बच्चे वाले आदमी को ऐसी बातों में पड़ना नहीं चाहिए। अपने कथन की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में झांक पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे के अपारदर्शी शीशों के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार घिरा हुआ था। ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब, उसने पेपर वेट के फूलों पर अपनी नजर जमाकर उत्तर दिया। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर मीटिंग हुई थी या नहीं? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों के आपस में उलझाते हुए बोले, दो चार यार दोस्त के उठने बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का अभिनय किया। सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिल में गप्पे होती हैं, ताश खेले जाते हैं, शराब पी जाती है, लेकिन स्कीमें नहीं बनती। इस बार स्वर कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब, लोगों को मकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपसे अर्ज करनी थी, यही वहां भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजाने में ही जैसे इस अभिनय को झुठला रही थी। मैं कौन होता हूं जो तुम लोग मुझसे ये कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम्हारी लोगों की तरह ही एक छोटा मोटा नौकर हूं। अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उनके सामने बैठे हुए व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतारकर दृढ़ स्वर में वह बोला, तो
जो भी हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे साहब। एकाएक साहब बौखलाकर कुर्सी पर उछल पड़े। तुम बाहर की पार्टियों के एजेंट हो? ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं। मैं एक एक को सीधा करवा दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। वह चीफ के कमरे से बाहर निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री के पास बैठाकर समझाने लगा। इस दुनिया में सबसे मेलजोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिंग टैंक पर कर दी है। बड़ा सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिंग टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वे लोग जानबूझकर उसे पृथक करने का प्रयत्न कर रहे हों। पुराने पैंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम शुरू कर दिया। शाम तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया कि हाथ पैरों में विचित्र प्रकार की जलन हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया था। हाथ मुंह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बच्चों को लेकर आंगन में झिलंगी चारपाई पर आ बैठा। सांझ अत्यधिक उदास हो आई थी। बच्चे ने कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयत्न किया, लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन ना मिलने पर वह कब मां के पास चला गया उसका ध्यान उसे ना रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उनमें से कोई भी ना आया। केवल हरिराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियां फूंक ली थी। हरिराम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया जा चुका था, लेकिन उसका अटूट मौन रहने के कारण हर बार प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ। इस बार फिर हरिराम ने ही बात छेड़ी। घनश्याम की बीवी बीमार हो गई, इसलिए मोहन, राधे, हनीफ वगैरह किसी को आना तो चाहिए था ना। उसने कहा, शायद उनके बच्चे बीमार हो गए हों। झुंझलाकर उसने उत्तर दे दिया। हरिराम ने फिर बात दोहराई। इस बार स्वर में चाटुता की भरमार थी। हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया था, देख लो। हाँ, तुम ही ठीक टाइम पर न आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन देगा? हरिराम की ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। उसके विरुद्ध कब कौन सा षड्यंत्र रच दिया जाए उसका उसे संदेह रहने लगा था। छुट्टी होने पर उसने शीघ्रता से थैले कंधे पर डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थीं, पर आज थैला अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डिब्बे को खोलकर देखा। एक कागज में कुछ पुर्जे लिपटे रखे थे। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। आवेश में उसकी मुट्ठी भींच गई, परंतु फिर संयत होकर उसने वह सामान पास की अलमारी में डाल दिया। बाहर पंक्ति के परले सिरे पर फोरमैन चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। उसकी बारी आई थी। फोरमैन ने स्वयं डिब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सर्चर को उसकी जेबें टटोलने का उसने आदेश दिया। उसकी जेबें भी स्वयं फोरमैन ने टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। जाते जाते उसने फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन ने आंखें भूमि की ओर झुका ली थी। गर्व से छाती उठाकर वह बड़े गेट की ओर चल दिया।
प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए। फिर आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। साइकिलों के पैडल दुगुनी गति से चलने लगते हैं। लोग हाँफते हाँफते 2-3 मिनट के अंदर पहुंच पाते हैं। पकी उम्र के बूढ़े बड़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद ही हाजिरी पर जा पाते हैं, परंतु उस दिन वर्क्स मैनेजर ने सायरन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। वह गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी थी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर में आने का दंड 6-8 आना से कम नहीं होता था। पिछली बार वेतन के घर जाने पर पत्नी ने उससे पूछा था, कितने हैं? 54 रुपये 8 आने। अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था। बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। हाँफते हुए लोगों में से कितनों के बबुओं की टोपी इस बार भी रह जाएगी, उसने सोचा। परंतु तभी उसने जो कुछ सुना उसे सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे सारा दोष अकेला उसी का हो। वहीं झुकी कमर वाले बुजुर्ग हाँफते हुए कह रहे थे, घोड़े के पीछे और अफसर के आगे कौन समझदार जाएगा? एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी है, तो आदमी दंगल करे, अखाड़े में जाए। नौकरी में तो नौकर की तरह ही रहना चाहिए। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर कुछ बात करे, पर ना जाने क्यों वह ऐसा ना कर सका। दिन भर यंत्रवत काम करता रहा। थकने के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला गया। ग्रीज और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने कान बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से न बजता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जल्दी जल्दी में उसने दोनों हाथ किरोसिन के तेल में धो डाले। साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था। भूमि पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 दिनों की नौकरी में वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी में साथ लगाकर उसने हाथ में मिट्टी लगाकर हाथों को मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी मिट्टी लगने से पहले उसने हाथों को सूंघा और अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है। सहसा उसे विचित्र से आतंक से उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि वह एक बार फिर से हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ। परंतु फिर बड़ी मुश्किल से वह दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा ना रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था। हाथों में किरोसिन के तेल की बदबू अभी भी आ रही थी। कहानी समाप्त।